हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 है। कौन कौन से व्यंजन संयुक्त व्यंजन है? छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये चारों व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या अगर पूछे तो आप कितनी बताएंगे? 4। छत्र जो है ये का और शा के योग से बनता है। त्रा जो है ये आपका ता और रा के योग से बनता है। ज्ञा जो है ये आपका जा और इया के योग से बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सा आपका ये ओष्म व्यंजन है। ओष्म व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो कितनी है? 4 है। कौन कौन से व्यंजन ओष्म व्यंजन कहलाते हैं? तो आपके तीनों सा और हा जो है ये आपके ओष्म व्यंजन कहलाते हैं। ओष्म व्यंजनों की संख्या 4, तीनों सा और हा जो है वो आपके ओष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लिंग। लिंग जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिंग किस भाषा का शब्द है तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग। लिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्त्रीलिंग, एक होता है आपका पुल्लिंग। जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कोई शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप जो है इसकी पहचान 3 तरीके से कर सकते हैं। क्रिया का प्रयोग करके कर सकते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करके पता कर सकते हैं और विशेषण से पता कर सकते हैं। क्रिया में रहा है, रही है, या फिर होता है, होती है, रहा है, रही है। सर्वनाम मेरा, मेरी। सर्वनाम मेरा या मेरी। विशेषण अच्छा, अच्छी। अच्छा या अच्छी। देखिए जैसे वर्षा हो रही है या वर्षा हो रहा है, तो वर्षा हो रही है। जब रही है आएगा तो वहां पे स्त्रीलिंग होगा शब्द, तो ये स्त्रीलिंग है। वर्षा हो रही है तो वर्षा क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द। रात, रात हो रही है या रात हो रहा है, तो रात हो रही है, तो ये भी क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग शब्द। गांव, मेरा गांव या मेरी गांव। मेरा गांव तो मेरा शब्द का प्रयोग होगा। रहा है या अच्छा का तो वो शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। रही है, मेरी या अच्छे शब्द का प्रयोग होगा तो वो शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो मेरा गांव, गांव से पहले मेरा शब्द का प्रयोग हो रहा तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया। अच्छा गांव या अच्छी गांव, अच्छा गांव तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द। नींद, अच्छी नींद या अच्छा नींद, तो अच्छी नींद तो नींद क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि नींद से पहले किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अच्छे शब्द का, तो अच्छी नींद क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग शब्द। आपसे पूछा है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो गांव जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा?
तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द जो है वो नेता हो जाएगा। अभिनेता का स्त्रीलिंग अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप? अभिनेत्री। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अभिनेत्री हो जाएगा। विधाता का स्त्रीलिंग पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? विधाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? विधात्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समासिक या संयोजक चिन्ह कहते हैं योजक चिन्ह को, अपूर्ण विराम को, विवरण चिन्ह को, अर्ध विराम को। तो समासिक या संयोजक चिन्ह जो है योजक चिन्ह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें से कौन सा चिन्ह प्रश्नवाचक है? ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है तो ये नहीं होगा। ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये जो है ये आपका उद्धरण चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह है, जिसे आप लोग बोलते हैं ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को ही उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य? देखिए सरल वाक्य तो नहीं है, संयुक्त वाक्य है नहीं। संयुक्त वाक्य होता तो बीच में क्या था? तथा, अथवा, एवं, और। जब दो मुख्य शब्द जो है तथा, अथवा, एवं, और से जुड़ता है तब आपका वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं है। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो ये आपका कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सॉरी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यद्यपि वह अस्वस्थ है फिर भी लेखन क्षेत्र में सक्रिय है, तो ये कैसा वाक्य है? ये भी आपका जो है मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट, इनमें से तद्भव है वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। पर्यंक का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पलंग, ये आपका तत्सम शब्द है। पवन, पवन भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आग। बंदर जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम वानर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वानर जो है वो तत्सम शब्द है। देवर का तत्सम रूप है। देवर क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है। दीवर जो है आपका ये तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्ध स्वर संधि कौन सी है? यानी किसमें विद्ध स्वर संधि है आपको बताना है। पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पृथ्वीश का, पृथ्वी धन ईश। पृथ्वीश का संधि विच्छेद पृथ्वी धन ईश। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या धन अर्थी। महेंद्र का संधि विच्छेद मही धन इंद्र। महोषध का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन औषध। आपसे संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा है, ई मिल के क्या हुआ है? दीर्घ हुआ है, यानी ये दीर्घ स्वर संधि है इसमें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थी में भी क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। महेंद्र में दीर्घ स्वर संधि है। महोषध में आपका विद्ध स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अतः धन एव।
और इसमें पूछे कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। कौन सा समास है? घास फूस, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? घास और फूस। क्या इसमें कर्मधारय समास है? नहीं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है और ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है, तो ये नहीं होगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, यहाँ पे प्रथम पद उपसर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, यहाँ पे प्रथम पद क्या संख्या है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है एक दूसरे के विलोम होते हैं और प्रधान होते हैं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के विलोम है? घास फूस, हाँ, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? शूलपाणि, यथाक्रम, हंसमुख, हथकड़ी। हथकड़ी यानी हाथ की कड़ी। हथकड़ी, हाथ की कड़ी। की क्या है? आपका संबंध कारक चिन्ह। तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। हंसमुख यानी हंसता हुआ मुख है। मुख की विशेषता बता रहा है कि मुख क्या है? हंसता हुआ है, यानी हंस रहा है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध है, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। यथाक्रम, यथा समय, यथा संभव, यानी यथा क्या है? आपका उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। ये भी आपका उत्तर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। शूलपाण यानी जिसके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल किसके अर्थ में है? भगवान शिव के, यानी अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो यदि मीन्स बादल होता है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। पयोधर मीन्स भी बादल होता है, नीरद मीन्स भी बादल होता है, जलद मीन्स भी बादल होता है। तो यदि मीन्स क्या होता है? समुद्र होता है। क्या होता है? तो यदि मीन्स समुद्र। अगर हम जलधि कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका समुद्र का पर्यायवाची, यानी लास्ट में अगर हम धी लगा दे, जलधि हो गया, तो ये भी समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर हम नीरद में नीरदी कर दे तो ये क्या हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्योम शब्द का पर्याय है, तो व्योम शब्द का पर्याय अंबर होता है। अग्नि का पर्यायवाची आग होता है, और क्या होता है? अनल होता है। अंबर का पर्यायवाची आकाश भी होता है, गगन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारदर्शी का विलोम शब्द क्या होगा? मखमली होगा? नहीं। वनमाली होगा? नहीं। अपारदर्शी होगा। आकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निराकार। आकार का विलोम शब्द निराकार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, शिष्ट का विलोम शब्द बताना है, तो शिष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रलय। शिष्ट यानी रचना करना और प्रलय यानी विनाश करना। पराभव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगा, या फिर उन्नति भी होता है, विजय या उन्नति।
विष्ट का विलोम शब्द अनाविष्ट हो जाएगा और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है, इसमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, यानी किस शब्द के अनेक अर्थ है। क्या शेर का अर्थ शेर के सिवा कुछ और भी है? नहीं। कुत्ता का अर्थ क्या कुत्ता के सिवा कुछ और है? नहीं। हिमालय का अर्थ भी एक ही है। गोली, देखिए जो बंदूक में गोली भरी जाती है उससे भी गोली कहते हैं। एक होता है कंचा, उसे भी गोली बोलते हैं। और जो आप मेडिसिन खाते हैं ना, उसे भी क्या बोलते हैं? गोली बोलते हैं। यानी इसके अनेक अर्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। पत्र जो है ये अनेकार्थी शब्द है, मुद्रा भी अनेकार्थी शब्द है, दंड जो है ये भी आपका अनेकार्थी शब्द है। लेकिन पुस्तक जो है इसका एक और एकमात्र अर्थ है, वो है पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बताइए कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। देखिए या, वा, रा और ला, ये आपका जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। यहाँ देखिए या और वा जो है ये आपका अर्धस्वर व्यंजन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धस्वर व्यंजन कहलाता है या और वा। ला जो है आपका ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ला क्या कहलाता है? पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और रा जो है ये लुंठित और प्रकंपित दोनों व्यंजन कहलाता है। यानी रा को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं और प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। श जो है ये आपका ऊष्म व्यंजन है। झ जो है ये आपका तालव्य व्यंजन है, तालु से उच्चारित होता है इसलिए इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, उसे क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे। जो पृथ्वी से संबंधित है उसे पार्थिव कहते हैं और जो इस लोक से संबंधित है उसे लौकिक कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है, जो पहले था अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहते हैं। आपने सुना होगा ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राज्यपाल, यानी पहले राज्यपाल थे लेकिन अभी राज्यपाल वो नहीं है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी पहले वो प्रधानमंत्री थे लेकिन वर्तमान समय में वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। क्या है? दुर्लभ है। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। जो बहुत सी भाषा जानता है उसे क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। उज्ज्वल, बताइए किस ऑप्शन में सही है। अगर आपसे समुज्ज्वल पूछे तब ये आपकी समुज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी हो गया। सन्यासी पूछे तब सन्यासी। श्रृंगार पूछे तब ये आपका श्रृंगार शुद्ध वर्तनी। उज्ज्वल ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, बताइए किस ऑप्शन में सही है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। सम्राट का स्त्रीलिंग पूछे तब आप क्या बताएंगे? तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? यशस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राज्ञी होगा।
तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा। यशस्वी का क्या हो जाएगा? यशस्विनी हो जाएगा। लेखक का स्त्रीलिंग पूछे तो आप लेखक का क्या होगा? लेखिका। नेक्स्ट, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। संपत्ति का बचा रह जाना नहीं, इज्जत बच जाना नहीं, वीर गति को प्राप्त हो जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना। देखिए, काठ मीन्स होता है लकड़ी, लकड़ी का उल्लू यानी महामूर्ख व्यक्ति, तो ये नहीं होगा। अक्ल का दुश्मन यानी महामूर्ख। आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रति, हास, शोक, निर्वेद। निर्वेद जो है ये आपका शांत रस का स्थायी भाव है। शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव है। हास जो है ये हास्य रस का स्थायी भाव है। रति जो है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, उत्साह, हास, परिहास। परिहास जो है ये स्थायी भाव नहीं है। हास जो है ये हास्य रस का स्थायी भाव है। उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है। और रति जो है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। कौन सा छंद अर्धसम मात्रिक है? रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। तो दोहा आपका अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? आपका शोठा होता है। दोहा का उल्टा क्या होता है? शोठा होता है। शोठा में जो है प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती है। ये सम मात्रिक छंद है। नेक्स्ट, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मोल। ये क्या है? दोहा है, रोला है, चौपाई है, बैरवह है। तो ये जो है आपका दोहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ओषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास, श्लेष। श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, इसमें वर्णों की आवृत्ति नहीं हुई है। उपमा अलंकार में वाचक शब्द आपको देखने को मिलता है, सा, सी, सरिस। क्या यहाँ पे वाचक शब्द आया है? सा, सी, सरिस नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अंबर पंगट में डुबो रही तारा घट ओषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है?
सेनापति को नहीं, चिंतामणि को नहीं, मतिराम को नहीं, केशवदास जी को कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत। ऐसे याद रखिएगा, कठिन काव्य यानी का आया तो का से केशवदास। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।